मैं गजेंद्र यादव, आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। इसके पिछले वीडियो में हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का स्टडी किए हुए थे। आज हम पढ़ेंगे बोहर के एटॉमिक्स मॉडल, यानी बोहर का बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर ने 1913 में अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें ढेर सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल में बोहर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। यह ऑर्बिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसको हम पहले बता चुके हैं आपको। R1, R2, R3। रेडियस R1, वेलोसिटी V1, एंगुलर मोमेंटम h/2π। ठीक इसी तरह से रेडियस V2, वेलोसिटी रेडियस R2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑर्बिट 2h/2π। ठीक इसी तरह से रेडियस R3, वेलोसिटी V3, एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट 3h/2π। ठीक इसी तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये हम जानते हैं कि न्यूक्लियस है किसी परमाणु का विशाल क्षेत्र जिसमें धनावेशित भाग स्थित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के बाहर कक्षक होते हैं, इन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। रदरफोर्ड साहब ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन इस सेल में कहीं भी घूम सकता है, जो कि संभव नहीं है। इनकी कमियों को दूर करने के लिए बोहर साहब ये बताए इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पथ पर मूव करता है। फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में नहीं घूम सकता है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के
चारों तरफ सर्कुलर पथ पर रिवॉल्व करता है, जिसे ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। यह बहुत मुख्य बिंदु है। एटॉम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। रदरफोर्ड ने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पथ पर मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में रिवॉल्व कर सकता है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पथ पर ही मूव करता है, वह सभी कक्षकों में नहीं मूव कर सकता है, ऐसा बोहर साहब बताए। उनकी कमियों को दूर करने के लिए दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो मूव करने के दौरान जो उसकी एनर्जी होती है वह कांस्टेंट बनी रहती है। इस बात को रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमने के दौरान जो उसकी एनर्जी होती है वह कांस्टेंट बनी रहती है। इस बात का जिक्र बोहर साहब किए कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पथ पर मूव करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमने के दौरान इसमें जो एनर्जी होती है वह एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है, और कांस्टेंट बनी होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पथ पर मूव करता है, न कि दूसरे ऑर्बिट पर मूव करता है। बोहर साहब यह भी बताए कि न्यूक्लियस के पास वाले कक्षक की एनर्जी अधिक होती है। न्यूक्लियस के पास वाले कक्षक की एनर्जी लेस होती है। इसका जो है रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के पास वाले जो कक्षक होते हैं उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक उसी तरह से एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। तो हम कहेंगे न्यूक्लियस के पास वाले कक्षक की एनर्जी बहुत कम होती है। जैसे जैसे सेल बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस से इन सेल की दूरी बढ़ जाती है। न्यूक्लियस से इन सेल की दूरी बढ़ती है, और सेल की दूरी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के वह बहुत दूर चला जाता है। अगर पास वाले कक्षक में है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर सेकेंड वाले सेल में है तो अट्रैक्शन उससे कम होगा, अगर थर्ड वाले सेल में है तो उससे अट्रैक्शन और भी कम होगा। अगर इसका सेल और बढ़ जाए, यानी चौथे नंबर पे सेल पे है, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है वह क्या होगा, बहुत कम लगता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट्स है यह कोई भी सेल रेस जितने भी संख्या बढ़ती जाएगी, अगर संख्या 4 आता है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 4h हो जाएगा और 2π कर देंगे। कोई डिपेंड नहीं है कि उतना ही के लिए फिक्स है वो, ऐसा माना गया है कि वह 7 तक जा सकता है। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पथ पर मूव करता है तो मूव करने के दौरान यह
NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है तो एक प्रकार का इसमें एंगुलर मोमेंटम बनता है, जिसे हम mvr इक्वल टू NH/2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका कुछ मास होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। यहाँ से चलता है यहाँ से चलता है, यानी इस तरह से अपने सर्कुलर पथ पर मूव करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जब यह मूव करता है तो इसमें जो है इस इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ क्या होगा, यानी बीच वाले भाग से इसका रेडियस भी होगा। रेडियस होने के साथ साथ n उसके सेलों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी कितने सेल हैं, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर के बारे में हम आगे देखेंगे। जहां वेयर इज m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इक्वल टू सेल और ऑर्बिट ऑफ रेडियस एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट। h इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.6274 10⁻⁻⁻24 अर्ग सेकेंड, या 6.6274 इंटू 10⁻⁻27 जूल। यह दोनों वैल्यू हो सकती है। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम ये जानेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के दौरान इस पर एक तरह का क्या बनता है। यहाँ रिवॉल्व करेगा तो यहाँ कुछ न कुछ इसका मास नंबर होगा, वेलोसिटी होगी, रेडियस होगा। तो इसका टोटल जो है एंगुलर मोमेंटम यानी mvr इक्वल टू हो जाएगा NH/2 वेयर इज m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड b इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेल ऑब्लिक ऑर्बिट की रेडियस एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट। जहाँ इसको हम दिखा सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4, यानी k l m n, यानी ये ऐसे हो सकता है। यह हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेल हैं 2 3 1 4 सेल हो गए, यानी 1 2 3 4, यानी हो गया k l m n। इसे अल्फ़ाबेटिकल हम सब के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि mvr इक्वल टू NH/2 इसको जरूर याद रखेंगे, मोस्ट चीज़ है।
और ये क्या क्या होता है यहाँ नीचे जो है कि दर्शा दिया गया है, इसको नोट करिए, शेष आगे फिर बता रहे हैं। अब अगले पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे। जब किसी हाइपोथेटिकल बॉडी को हीट किया जाता है तो हीट होने के दौरान रेडिएशन को इमिट करता है। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए यह वस्तु है, ठीक है, इसको आप सबसे पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने के दौरान इसका जो कलर है वह रेड हो जाता है। थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो इसके कलर में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, यानी येलो कलर का हो जाता है। थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीधे जो है कि अब ब्लू कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्या है, जब किसी हाइपोथेटिकल बॉडी को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के दौरान इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है, यानी बाहर निकालता है। तो सिंपल सी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। यह न्यूक्लियस है, यानी इस लोअर सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दीजिए, लोअर सेल में है तो लोअर सेल यानी यह न्यूक्लियस और यह लोअर सेल, और इसको लोअर सेल को क्या किया जाता है, एनर्जी दी जाती है। जब एनर्जी दिया जाता है तो उसके पास एनर्जी इंक्रीज करती है, और जब इंक्रीज करेगा तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है। कहाँ पर, तो अगली कक्षा में, यानी नेक्स्ट सेल में, यानी लोअर सेल से हायर सेल में। लोअर सेल से हायर सेल में जंप करता है। लोअर सेल से हायर सेल में जंप करता है, और जंप करने के दौरान वह फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है 10⁻⁻8 सेकेंड बाद। 10⁻⁻8 सेकेंड बाद वह ओरिजिनल स्टेट का मतलब वही हुआ जिस अवस्था में पहले था, ठीक उसी अवस्था में अब आ गया। तो आप कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा
तो यह इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जंप करेगा और जंप करने के 10⁻⁻8 सेकेंड बाद वह फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, यानी जिस अवस्था में पहले था। इस दौरान इसमें डेल्टा E = E2 माइनस E1 h/ν या डेल्टा E = डेल्टा E/h = E2 माइनस E1/h। डेल्टा E1 लोअर एनर्जी लेवल E2 हायर एनर्जी लेवल। और H को आप अभी हम बताए ही हैं, प्लांक कांस्टेंट, यानी प्लांक नियतांक है। तो इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है, जब इसे हम गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं, तो हीट करने के दौरान इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जंप करता है और जंप करने के दौरान वह ज़्यादा उस टाइम नहीं रुकता है। 10⁻⁸ सेकेंड बाद वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है। और जब ओरिजिनल स्टेट में आता है तो एक प्रकार का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एक प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम देते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह कोई वस्तु है, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। सबसे पहले जब हीट करेंगे तो इसका जो कलर होगा वह रेड होगा, और जब रेड होगा तो यहाँ से रेड कलर के करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स को क्या करता है, यह रिलीज करता है। ठीक, दूसरा कंडीशन है, अगर इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है तो बढ़ा दिया जाएगा। एक कल्पना करते हैं, मान लीजिए इसको वो जो है 1800 केल्विन पे हमने हीट किया, इसको क्या किया 2200 कर दिया। 2200 केल्विन पे हीट करेंगे तो इसमें जो है इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, यानी यह येलो कलर का हो जाएगा, यानी येलो कलर के करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स को क्या करता है, रिलीज करेगा। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी कंडीशंस हैं, जैसे जैसे इसको एनर्जी दी जाती है वैसे वैसे यह सेल में जंप करता रहता है और रुकता नहीं है, फिर अपने उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, यानी जिस तरह से पहले की अवस्था में था। तो इस तरह से एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन अपने
ऑर्बिट में पर्टिकुलर स्टेट में है तो उस क्रिया को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में पर्टिकुलर स्टेट में है तो उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अगर जब इसे हीट किया जाता है तो हीट करने के दौरान इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जंप करते हैं, इस क्रिया को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, यानी उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। जहाँ कोई भी समस्या अगर होती है तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।